तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान की शुरुआत करेंगे। कक्षा 10 के विषय जीव विज्ञान का अभी आप लोगों से भौतिक विज्ञान का एक पाठ खत्म हुआ, रसायन विज्ञान का एक पाठ खत्म हो गया। तो अगला जो ये है जीव विज्ञान, जो तीसरा खंड है, इसका जो पहला भाग आपका है वो पाठ का नाम है जैव प्रक्रम या जैविक क्रियाएं। इस तरह से पाठ का नाम आपका है। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये जैविक प्रक्रियाएं शब्द से ही स्पष्ट है कि ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो सजीवों में होती हैं। जैविक क्रिया की बात अगर हम करें, जैविक क्रियाएं हैं क्या, तो जैविक क्रियाओं के बारे में आप समझ लीजिए कि वे सारी क्रियाएं जो सजीवों में होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ पे सजीव और निर्जीव दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, आप कक्षा 9 में पढ़े हैं। लेकिन सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है ये भी आप पढ़े हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं, बस केवल दो मुख्य अंतर बता दे रहा हूँ, रिवीजन कर लीजिए कि सजीव जो होते हैं उनमें वृद्धि होती है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। आप सजीव किसको समझेंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें वृद्धि होती है उनको हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। दूसरा जो होता है, सजीव जो होते हैं जनन करते हैं, निर्जीवों में जनन नहीं होता है। ठीक। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सजीव कहते किसको हैं, तो सामान्य रूप से पूछा जाता है कि सजीव क्या है, तो आप फट से एक लाइन में उत्तर देते हैं जिसमें जीव पाया जाता है। और सामने वाला कह दे कि चलो जरा आप क्या हो, तो आप बताएंगे कि सजीव हैं। कह दे जरा दिखाओ अपना जीव, तो मामला फेल हो जाता है। तो ये उत्तर सही नहीं है। जिसमें जीव पाया जाता है उसको हम सजीव कहते हैं। जीव विज्ञान में अगर आपसे कोई पूछे कि सजीव क्या हैं, तो आप उनको बताएंगे कि वे पदार्थ जिसमें वृद्धि और जनन होता है उनको हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। इनके अलावा और भी आप उसके लक्षण हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन, तो उनको हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। सजीवों के उदाहरण में आप जितने भी जंतु देखते हैं, जितने पेड़ पौधे देखते हैं, सब गिना सकते हैं। तो ये सजीव और निर्जीव हो गया। अब विस्तृत अध्ययन आप कक्षा 9 में किए हैं। तो हम आते हैं सजीवों के, ये जो उनमें होने वाली जो क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं जो सजीवों में होती हैं, तो वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो सजीवों में होती हैं। जिनमें से कुछ अब क्रियाएं ऐसी हैं जिनको आपको पढ़ना है। अब यहाँ एक बात और आप जान लीजिए कि क्रिया और प्रक्रिया दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। क्रिया और प्रक्रिया, तो दोनों में क्या अंतर है। तो क्रिया जो होता है वो एक चरण है, वो क्या है, एक चरण है। और प्रक्रिया जो होती है उसमें कई चरण होते हैं। कई चरण मिल करके या कई क्रियाएं मिल करके क्रम से एक प्रक्रिया बनाती हैं। जैसे अभी हम बात कर लें पोषण, ठीक। तो पोषण कोई एक प्रक्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। उसमें बहुत सारे चरण होते हैं। आप भोजन को ग्रहण करते हो, उसको चबाते हो, निगलते हो, पचाते हो, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर रक्त में जाता है, फिर कोशिकाओं में जाता है, स्वांगीकरण होता है, तब जा कर के भोजन का जो उद्देश्य होता है वो पूरा होता है। इसमें देखिए कई चरण हुए। तो जब कई चरण हो गया तब इसको हम क्रिया न कर करके हम क्या कहेंगे,
प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, पाचन को हम क्रिया कह सकते हैं। ठीक है, पाचन उसका क्या है, पोषण का एक चरण है। तो इस प्रकार सजीवों में विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं चलती हैं, उन सारी क्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से कहते हैं जैव प्रक्रम। तो हम यहाँ कुछ चर्चा करते हैं कुछ प्रक्रियाओं का। तो उसमें पहला मान लेते हैं पोषण। ठीक, पोषण क्या होता है? पोषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं और उसको पचा करके विभिन्न चरण से हो करके जो भोजन का उद्देश्य है उसको हम पूरा करते हैं। जब पोषण आपको पढ़ाया जाएगा तो इसमें बहुत सारी बातें आपको बताई जाएगी। पोषण क्या है, पोषण के चरण कौन कौन से हैं, पोषक पदार्थ क्या होता है, तमाम चीज़ें इसमें आएंगी। भोजन क्या होता है, भोजन का पाचन कैसे होता है। तो पोषण का मतलब ये कि विभिन्न शरीर की जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कुछ हम भोजन के रूप में अंतर्ग्रहण करते हैं, उसको पचाते हैं, उसका जो अंतिम उद्देश्य होता है उसको जब विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत हम पूरा करते हैं तो ये सम्मिलित रूप से क्रिया जो होती है पोषण कहलाती है। जो प्रक्रिया पूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। पोषण के आधार पर सजीवों को अगर बांटना हो तो आप स्वपोषी, परपोषी, पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है कि जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर ले, वो क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है। और जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं न कर पाए उसको हम क्या कहते हैं, परपोषी। तभी फिर इसका जो वर्गीकरण किया जाएगा पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, तो उसमें एक लंबा चार्ट यहाँ बनाया जाएगा। उसमें आपके परपोषी जो होते हैं कई प्रकार के हो जाएंगे। हाँ, तो उसमें जैसे मृतोपजीवी हो गया, और जो आपका ये जो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट या मृतोपजीवी कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं जिनको आप पैरासाइट कहते हैं, किसी दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। फिर परजीवियों का कई वर्गीकरण होगा। तो पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद दूसरा जो होता है श्वसन ले लेते हैं। पोषण के बाद दूसरी जो प्रक्रिया है वो क्या है, श्वसन है। श्वसन के बारे में आप जानते हैं, आप हमेशा वायुमंडल से हवा अंदर खींचते रहते हैं और शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। तो ये सामान्य रूप से हम जानते हैं कि श्वसन है। लेकिन जैविक प्रक्रिया के रूप में जब इसका अध्ययन किया जाएगा तो श्वसन को भी बांटा जाएगा कि ये बाह्य श्वसन है, इतना यांत्रिक श्वसन है, ठीक है, ये अक्षीय श्वसन है या अनाक्षीय श्वसन है। तो तमाम प्रकार के आधार बनाए जाएंगे और उन आधारों पर हम श्वसन को भी वर्गीकृत करेंगे। तो आप यहाँ सामान्य जानिए श्वसन क्या है। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम भोज्य पदार्थों का दहन करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। भोजन जब शरीर के भीतर जाता है, कोशिकाओं के भीतर पहुंचता है, तो वहाँ पे भोजन का दहन किया जाता है, उससे ऊष्मा निकलती, ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा का उपयोग हम अपने शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन का भी पाठ आपका आएगा, श्वसन तंत्र भी बताया जाएगा। अब अगला जो मान लेते हैं उत्सर्जन। क्या ले लेते हैं, उत्सर्जन। ये क्या होता है, आपके शरीर के भीतर निरंतर अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। उन प्रक्रियाओं में बहुत सारे पदार्थ ऐसे बनते हैं जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं। उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो आपको पूरा उत्सर्जन, उत्सर्जी तंत्र, कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं, कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उनका शरीर से बाहर हम उनको निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उत्सर्जी तंत्र में बताई जाएंगी या उत्सर्जन वाले पाठ में बताई जाएंगी। अगला ले लेते हैं हम परिसंचरण। क्या है, परिसंचरण।
अब जैसे आप भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, खाए चला गया पेट में, और काम आपको करना है हाथ से पैर से, तो आप बताइए हाथ पैर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? हाँ भाई, अगर भोजन चला गया पेट के भीतर तो पेट को ऊर्जा देगा ना। हाथ से आप कोई काम कर रहे हैं तो हाथ को ऊर्जा चाहिए, पैर से कोई काम कर रहे हैं तो पैर को ऊर्जा चाहिए, तो उनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा तो भोजन से ही मिलेगी। तो क्या करेंगे? रोटी को ऐसे हाथ में बांध लेंगे, दाल को ऐसे हाथ पैर में लगा लेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो इसके लिए होता है कि शरीर के भीतर बहुत सारे अंग हैं, उन अंगों के कार्य अलग अलग हैं। तो सारे अंगों को भोज्य पदार्थ चाहिए, और सारे अंगों में जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उनको उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना पड़ता है। इसलिए आपके शरीर में रक्त का प्रवाह निरंतर होता रहता है, और वो क्या करता है? शरीर के विभिन्न पदार्थों को आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर वो पहुंचाता रहता है। ठीक, तो शरीर के भीतर पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण होता है, इसी प्रक्रिया को हम परिसंचरण कहते हैं। तो परिसंचरण में मुख्य भूमिका जो होती है हृदय और रक्त की होती है। ठीक, तो आपको पूरा परिसंचरण तंत्र बताया जाएगा कि परिसंचरण क्या है, परिसंचरण तंत्र क्या है, उसके कौन कौन से अंग हैं, उनकी संरचना क्या, उनके कार्य क्या हैं। ठीक, तो इसमें आपको हृदय के बारे में बताया जाएगा, रक्त नलिकाओं के बारे में बताया जाएगा, रक्त के बारे में बताया जाएगा। तो ये परिसंचरण के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इसके बाद नंबर आता है वृद्धि। जैसे मान लेते हैं वृद्धि भी क्या है? एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। ठीक, तो वृद्धि कैसे होती है ये भी आपको बताया जाएगा। वृद्धि का मतलब होता है कि सजीव के जो है द्रव्यमान में, उसके आयतन में जो वृद्धि होती है, इसको हम, जो बढ़ोतरी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। वृद्धि के लिए कैसे होती है? इसके लिए होता है कि कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है, एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8। एक प्रक्रिया यह है कि जो वृद्धि होती है सजीवों में 2 तरीके से होती है, या तो कोशिका का विभाजन हो, या तो कोशिका का दीर्घीकरण हो, छोटी कोशिका है बड़ी हो जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक कोशिका ये है, अब ये जो है बड़ी हो गई, अब जीव इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक, दूसरी प्रक्रिया क्या है? एक कोशिका ये थी, बाद में विभाजित हो गई, और विभाजित होने के बाद ये कोशिकाएं क्या करेंगी? आपस में वृद्धि करेंगी। तो विभाजन के लिए इसके वृद्धि के लिए ये 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कोशिका का विभाजन, और दूसरा होता है कोशिका का दीर्घीकरण। इन्हीं दोनों चरणों के द्वारा जीव जो होता है या सजीव जो होता है वृद्धि करता है। इसके बाद आता है गति और गमन। सजीव में आप जानते हैं गति भी होती है। ठीक है, गति और गमन 2 चीज़ें हैं, 2 शब्द हैं। हम सामान्य रूप से दोनों का एक ही अर्थ लगाते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। गति का मतलब होता है सजीव के किसी अंग का इधर उधर होना। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो ये हाथ हमारा गति कर रहा है। ठीक, अभी हमारा हाथ गति कर रहा है, ये गति हो गया। गमन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन। जैसे हम यहाँ से यहाँ चले आए तो यह स्थान बदल गया, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गमन। तो सजीवों में गति और गमन दोनों चीज़ें होती हैं। तो जब इसको ज़्यादा हम अंतर बताएंगे, आप बताया भी गया होगा कक्षा 9 में, जंतु और वनस्पति के अंतर में गति और गमन में ये बात आई होगी कि जो जंतु होते हैं वो गमन करते हैं, और जो वनस्पतियाँ होती हैं, जंतु जो होते हैं गति और गमन दोनों करते हैं, वनस्पतियाँ जो होती हैं वो गति करती हैं, गमन नहीं करती हैं, कुछ एक कोष की वनस्पतियों को छोड़ करके। ठीक, जो जलीय हैं स्थान बदल लेते हैं वो। इसके बाद जो बात आती है जनन। ठीक है, अगली जो प्रक्रिया है क्या है? जनन। जनन का मतलब होता है कि अपने जैसी नई संतान पैदा करना। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन। तो जनन सजीवों का जो है मुख्य लक्षण है। ये जंतुओं में भी होता है, वनस्पतियों में भी होता है। जनन की बहुत सारी विधियां हैं, जंतुओं में अलग हैं, वनस्पतियों में अलग हैं। जंतुओं में भी कई प्रकार की हैं, वनस्पतियों में कई प्रकार की हैं। तो उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम कहाँ करेंगे? जब जनन का पाठ पढ़ेंगे तो जनन संबंधी सारी चीज़ें हम उस चैप्टर में उसका अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा बात कर लें पौधों का, तो पौधों में एक बड़ी विशेष प्रक्रिया, बाकी सारी चीज़ें तो पौधों में जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जी तंत्र तो पौधों में नहीं होता है, लेकिन तब भी उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं
उनका कोशिकाओं से बाहर निकल करके बीच बीच में उनका संचय होता रहता है कोशिकाओं के आसपास। तो इसमें हम आपको बताएंगे, जब उत्सर्जन पढ़ाएंगे तो पौधों का भी बात आएगा वहाँ पे। तो पौधों में कैसे होता है वृद्धि होती है। पौधों में परिसंचरण का मतलब जैसे भोज पदार्थ बनाते हैं, पत्तियों में बनता है तो पत्तियों में बन करके जड़ों तक पहुँचता है। तो वहाँ भोजन बनाने के लिए खनिज पदार्थ पानी चाहिए, तो जड़ों से अवशोषित होकर के वहाँ तक जाता है। तो इसमें देखिए पानी और खनिज पदार्थ ज़मीन से वहाँ पहुँच रहा पत्तियों तक, और वहाँ से बना हुआ भोजन विभिन्न भागों में पौधों तक पहुँच रहा है। तो इसको हम वहाँ पर संचरण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन भोज पदार्थों का स्थानांतरण कह सकते हैं। जनन पौधों में होता ही है। उनमें जो विशेष प्रक्रिया है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की है, जो जंतुओं में नहीं होता है। जंतुओं में कुछ एक कोश की, जैसे युगलिना की बात अगर हम करें, ठीक है, ये जो एक कोश की जीव है युगलिना, ये एक ऐसा जंतु है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, बाकी जंतु नहीं कर पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोज पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है जो पौधों में होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण के कितने चरण होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या बनता है, वो सारी चीज़ें आपको प्रकाश संश्लेषण के चैप्टर में विस्तृत बताई जाएंगी। अब बात आती है कि ये सारी प्रक्रियाएं सजीवों में चल रही हैं, तो इनका नियंत्रण भी करना जरूरी है। ठीक, तो इन सारी क्रियाओं के नियंत्रण के लिए आपके शरीर में या सजीवों के शरीर में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है, अंगों का समूह होता है। क्या करता है वो, जो आपके शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करता है, उसको हम कहते हैं नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वयन, ये भी आपके किताब में एक पाठ है, नियंत्रण एवं समन्वयन। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम ऐसी चीज़ में ये अध्ययन करेंगे कि हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं चल रही हैं उनका नियंत्रण कैसे होता है। जैसे मानव की बात करें तो मानव विकसित प्राणी है, पूर्ण विकसित प्राणी है, तो नियंत्रण करने के लिए इनमें क्या होता है, दो तरह के तंत्र होते हैं। एक तंत्र को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, और दूसरे तंत्र को हम कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। क्या कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र। दोनों आपको पढ़ाया जाएगा। तो तंत्रिका तंत्र में आप मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, रीढ़ रज्जु के बारे में पढ़ेंगे, और उनसे जो तंत्रिकाएँ निकलती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स और उन हार्मोन्स का क्या प्रभाव होता है, इस चीज़ का अध्ययन आप करेंगे कि उस हार्मोन की कमी से क्या होगा, अधिकता से क्या होगा, किस ग्रंथि से निकलता है, ये सारी चीज़ें। और तंत्रिका तंत्र में क्या करेंगे, आप जो है मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे, मस्तिष्क संरचना कैसी है, कितने भाग हैं, किस भाग का क्या काम है, रीढ़ रज्जु क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं क्या हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं इसमें आपको बताई जाएंगी। संवेदी है, ये जो है प्रेरक है, जो मिश्रित है। हाँ, इस प्रकार से हम अब कल से एक एक जैविक प्रक्रियाओं में जो आपको जैसे बताया गया, पोषण से बताया गया, तो एक एक प्रक्रिया का कल से हम क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन करते चलेंगे और उनके बारे में सारी चीज़ों को है हम बताते समझाते चलेंगे। और आप लोग किताब से उस पाठ को कल जैसे हम पोषण पढ़ाएंगे तो पोषण आप एक बार पढ़ लीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि उसका नोट्स भी आपको हम उपलब्ध कराएं। तो फिलहाल हम पढ़ाते चलेंगे, नोट्स 2 दिन आगे पीछे होता रहे, कोशिश करेंगे नोट्स पहले दिन पढ़ाएं बाद। तो आप फिलहाल तब तक आप किताब से, जो भी किताब आपके पास है उन किताबों से उस पाठ का विधिवत आप अध्ययन 1 बार 2 बार करते रहिएगा। ठीक है, बस, धन्यवाद।